कट वोटिंग का मतलब क्या हो गया, फिर सारे पर होगा। कंगारू में क्या होगा, प्रस्ताव के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा, इसको लिखना, प्रस्ताव के महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा, यानी कि डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्रपोजल, और उन्हीं पर मतदान। ध्यान से अंतर को समझना। वोटिंग भी किन पर होगी, ऊपर वाले, इसका दोनों में अंतर देखोगे जब समझ में आएगा। यहां पर तो कुछ बिंदु, जैसे हमने कहा 5वें बिंदु पर चर्चा होनी है। कंगारू कटौती में क्या होगा, महत्वपूर्ण हिस्से माने उन्होंने कि भाई इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं 3 और 5, तो चर्चा किस पर होगी, 3 और 5 पर। 3 और 5 पर जब चर्चा होगी तो मतदान भी किन पर कह रहा है विपक्ष, की मतदान भी इन्हीं पर होगा। तो यानी कि 1, 2 और 4 जो बिंदु हैं वो तो पास हो जाएंगे खुद ही, उन पर किसी को अपोजिशन ही नहीं है। 1, 2 और 4 क्या है, वो स्वतः पारित हो जाएंगे, सेल्फ पास्ड। और 3 और 4 पर क्या होगी कि भाई इन पर जो है वो वोटिंग करा लो, बहुमत अगर आ जाएगा, ठीक है, अगर ज़्यादा लोग इसके पक्ष में हैं तो फिर ये भी पारित हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा लोग इसके पक्ष में पर नहीं है तो फिर ये पारित नहीं होगा। सीधी सी बात है। कंगारू कटौती, इसको क्या बोलेंगे, कंगारू कंगारू कट बोल सकते हैं, कंगारू कट बोल दो। और अंतिम होता है आपका गिलोटिन, उसको भी लिखना। अंतिम कौन सा होता है, गिलोटिन, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, अभी एमटीएस तक के भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा इससे। गिलोटिन, अब आप समझोगे नहीं ये तो ऐसा लग रहा होगा ना तुम्हें तो बड़े खतरनाक सी चीज आ गई कोई, किस किस को लगा, थम्स अप करके सोचो। अच्छा, किस किस ने पहली बार पढ़ा ऐसे कटौती प्रस्ताव को, कि कटौती प्रस्ताव ऐसे होता, अच्छे छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसे लग रहा होगा ना कि ये तो कुछ ऐसा लग रहा होगा पीसीएस यूपीएससी के लिए होगा, नहीं, एसएससी के लिए ही है। एसएससी ने ही क्वेश्चन पूछे हैं, आपको किसी ने नहीं पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा, वो बात अलग है ना, वो अलग बात हो सकती है। गिलोटिन प्रस्ताव, गिलोटिन प्रस्ताव में क्या होगा, मैंने क्या बोला था अभी, देखो इसको, कंगारू कटौती को समझो, डिस्कशन ऑन द इम्पोर्टेंट पार्ट एंड वोट ऑन ऑल्सो देम, उन्हीं पर मतदान होगा। जैसे मैंने बताया किसी में आपका 5 बिंदु थे, तो कंगारू में क्या होगा, वोटिंग किन किन पर होगी, जिन पर विपक्ष चाह रहा है डिस्कशन करना, तो ये तो खुद पारित हो जाएंगे। 3 और 5 क्या खुद पारित होंगे, आप कहेंगे नहीं। अब विपक्ष को लगता नहीं भैया, कुछ जैसे अब तो उन्होंने बोल दिया कि ये तो खुद पारित हो जाएंगे, तो अभी प्रोसेस चलाता है, लेकिन विपक्ष को लगता है तुरंत ही कि नहीं यार, इस 2 पर और चर्चा होनी चाहिए। मतलब अभी वोटिंग तो हुई नहीं है, वोटिंग हो जाएगी तो फिर तो पारित हो ही जाएगा खुद ही, ठीक है, अभी वोटिंग नहीं हुई है। उन्हें लगा नहीं, अभी एक बिंदु पर और चर्चा होनी है, वही गिलोटिन है, मतदान से पहले किसी हिस्से पर चर्चा। बहुमत जब सिद्ध करने की बात आएगी उससे पहले, मतदान से पहले किसी किसी हिस्से पर चर्चा, ये गिलोटिन नाम है बस। डिस्कशन बिफोर द वोटिंग, डिस्कशन, बात क्लियर है, एक बार सारी चीजों को रिपीट कर दें, सारी चीजों को, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तुमने बहुत टाइम लिया। संसद की कार्यवाही 10 बजे से 11 बजे से शुरू होगी हमेशा, 11 बजे से। अच्छा हाँ, 10 बजे मेरे दिमाग में क्यों आया अभी, 10 बजे की भी महत्वपूर्ण बात है, देखो जैसे अभी बताते हैं, जब वहां पर आएगा वहीं बताएंगे। तो 11 से 12 क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। मैंने कहा था कि भाई आपको जो प्रश्न पूछने आप किसको देंगे, महासचिव को, तो महासचिव को कब देंगे प्रश्न, 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पर तो देंगे, 10 दिन के शॉर्ट नोटिस पर देंगे, एक तो ये है। वो स्थिति कब है, यहां पर जब मैंने आपको बताया शून्य काल में क्या होता है, बताओ जरा, पहले प्रश्न काल को पढ़ लेते हैं, अभी समझाएंगे। सभी सदस्य होंगे, 10 दिन पूर्व महासचिव 10 प्रश्न दे सकते हैं, लेकिन 5 का चुनाव होगा, उसमें से एक स्टार क्वेश्चन होगा। एक सदस्य एक दिन में 10 प्रश्न दे सकता है, लेकिन एक तारांकित होगा। एक सदस्य एक तारांकित प्रश्न पूछ सकता है, इसका मतलब यही हुआ। पूरक प्रश्न पूछा जा सकता, पूरक प्रश्न कौन, वही सदस्य भी पूछ सकता है या अन्य सदस्य को भी अधिकार है। उत्तर हमेशा मौखिक दिया जाएगा, लोकसभा में अधिकतम 20 और राज्यसभा में 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न, जिनका उत्तर क्या होता है, लिखित दिया जाता है, पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 10 दिन पूर्व इनका भी नोटिस दिया जाएगा।
अल्प सूचना प्रश्न मैंने क्या कहा था कि क्या इनके लिए 10 दिन चाहिए, तो आप कहोगे नहीं, 10 दिन के कम के नोटिस पर, और कैसा मुद्दा होगा, सार्वजनिक महत्व का होगा, सार्वजनिक महत्व का मुद्दा होगा। गैर सरकारी सदस्य यानी कि जो मंत्री नहीं है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना, 0 आवर मैंने कहा था कि ये वाइवा है, ऐसे समझिए आप मंत्री का, मंत्री की हालत खराब होगी यहाँ पर। तो अब जैसे इसको आज हमको पूछना है, तो क्या किसी को भी नहीं पता होता, जैसे मैंने बोला इसमें बिना पूर्व सूचना के, क्या किसी को भी नहीं पता होता, आप कहेंगे नहीं, इसको ना सुबह 10 बजे महासचिव को देना होता है इस प्रश्न को, ये नोट कर लेना, सुबह 10 बजे उसी दिन महासचिव को, उसी दिन महासचिव को, उसी दिन महासचिव को, जो जनरल सेक्रेटरी है उसको सुबह 10 बजे ये भेजना होगा। ओके, बात क्लियर है। ऐसा नहीं कि हमने बोला बिना किसी पूर्व सूचना, यानी अध्यक्ष को, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को, उस मंत्री को सूचना नहीं है, तो किसमें कि बोलेंगे मंत्री को सूचना नहीं है, इसीलिए बोलते हैं बिना पूर्व सूचना के, जिससे पूछा जा रहा है उसको नहीं पता होगा। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन आज मैं पूछूंगा। शून्यकाल हो गया, प्रस्ताव स्थगन, कार्य को स्थगित करने के लिए, ध्यान, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अविश्वास, सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, विश्वास प्रस्ताव, राष्ट्रपति को सरकार में अगर विश्वास नहीं रहा है, निंदा, सरकार क्या बोलेंगे उसमें किसी मंत्री समूह मंत्रिपरिषद की निंदा के लिए, धन्यवाद, सरकार की उपलब्धियों के लिए धन्यवाद बोलता है, लेकिन इसके बाद भी वो अपने सदन में पारित कर सकते हैं। कटौती, वाद विवाद मत करो, इसको खत्म करो। साधारण कटौती, भैया आप मतदान कर लो, घटकों में कुछ पर बिंदुओं पर चर्चा, लेकिन मतदान तो सारे पे होगा। कंगारू में महत्वपूर्ण हिस्सों पर चर्चा होगी, वोटिंग भी उन्हीं पर होगी, वोटिंग भी उन्हीं पर होगी। गिलोटिन में क्या होगा, मतदान से पहले इनको ध्यान आया कुछ हिस्सों पर चर्चा होनी चाहिए। देखो बीच बीच में हमारे कुछ आर्टिकल रहे हैं जो बड़े छोटे आर्टिकल हैं, हम उनको समझ तो चुके ही हैं, और उनको आप नोट कर लेंगे क्या 1 मिनट में, 1 मिनट लगेगा, मैं आपको अगर छोटे छोटे से कुछ आर्टिकल बताऊं। जैसे आर्टिकल 89, हम सभापति को तो पढ़ ही चुके हैं, उपसभापति को भी पढ़ चुके हैं, यानी कि चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लिख लें भैया जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है। सभापति और उपसभापति, यानी दिमाग में याद रखना, बस छोटा सा एक टेबल बना लो अपनी कॉपी में सुंदर सा, सभापति और उपसभापति जो मैं बताऊं आपको। आर्टिकल 91, 91 में क्या है, सभापति की जगह उपसभापति होंगे, आप इस बात को जानते हैं, सभापति की जगह उपसभापति, उपसभापति यानी कि वाइस चेयरमैन ऑन द प्लेस ऑफ चेयरमैन। कौन, संसद सचिवालय, पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट, पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट, भैया जो बच्चा नोट्स बनाए तो इंग्लिश में लिखना बच्चों के लिए। संसद सचिवालय, संसद सचिवालय में मैंने बताया इसका प्रमुख कौन होगा, महासचिव। पहले महासचिव कौन थे भारत के, बताओ जरा, पहले महासचिव, पहले ऐसे लिख दूं, पहले आपका जनरल सेक्रेटरी, या पहले सेक्रेटरी जनरल बोलेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा, पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, तो पहले सेक्रेटरी जनरल थे भारत के 1952 में एम एन कॉल, बहुत लंबे समय तक रहे थे, नेहरू जी के बहुत करीबी इंसान थे। और वर्तमान में कौन है महासचिव, वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है बताओ, उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह ये वर्तमान में महासचिव हैं। सिंह 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हो जाते हैं ये महासचिव, और उत्पल कुमार सिंह कौन हो गए वर्तमान में, 2020 से है ये, 2020 से, पिछले साल ही इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष बढ़ाया गया था उत्पल कुमार सिंह का। ठीक है, आर्टिकल 98 ठीक है, आर्टिकल 99, टेबल बनाना भैया इसको, जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों की शपथ, इसकी शपथ है एमपीज की ओथ, ओथ और अफर्मेशन ऑफ एमपीज। आर्टिकल 105 में आपको अक्सर बताता रहता हूँ, 102 और 105 इंपॉर्टेंट है। 102 में क्या है, एमपी के लिए योग्यता, ये आप जानते हैं, बताओ जरा लोकसभा के लिए कितनी उम्र चाहिए, एमपी के लिए योग्यता यानी निहड़ताएं क्या होंगी। एक आर्टिकल 105 याद रखो, 105 में क्या है, संसदीय विशेषाधिकार हैं, संसदीय बोलें या सांसद विशेषाधिकार बोल दें, जो
एमपीज के प्रिविलेजेस हैं, एमपीज के जो प्रिविलेजेस हैं उनको बताया गया है। और एक आता है फिर इसमें आर्टिकल 106। आर्टिकल 106 में क्या है, जो संसद के सदस्य थे हमारे उनको क्या वेतन मिलेगा। संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, कितना वेतन बताया था मैंने, बताओ। जिक्र किया था मैंने आपसे जब, ये जिक्र किया था मैंने आपसे जब लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। उपाध्यक्ष की मैंने बताया था कि उसको सांसदों के बराबर 1 लाख रुपए और साथ में जो 70,000 रुपये हैं वो निर्वाचन क्षेत्र का उसका भत्ता और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया आपका चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन इन प्लेस ऑफ चेयरमैन आपका यहाँ पर क्या हो गया, पार्लियामेंट सेक्रेटरिएट, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एबिलिटीज ऑफ एमपीज, और आपका यहाँ पर क्या है, एमपीज प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज और संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, यानी कि सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज। बात क्लियर है? अब बताओ आया मज़ा? ये अलग सी हमारी थोड़ी क्लास रही होगी, लेकिन उम्मीद करूँगा मैं आपको समझा पाया हूँगा शायद, और आप शायद ध्यान से सुना होगा तो समझ पाए होंगे। अब एग्जाम के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है? तो पहला क्या होगा, देखो अब बात आई। अब आप एक एग्जाम में एक चीज सोच सकते हो कि भैया आपने लोकसभा में अलग बताया, राज्यसभा में अलग बताया, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा ना तो जर्नली साधारणतः लोकसभा का मान्य होगा। अभी गलती मत कर देना इस बात में, इसका मान्य होगा लोकसभा का। तो जो शून्य काल है वो कब से शुरू होगा, शून्य मतलब डबल जीरो से, इसमें याद ही नहीं रखना कुछ भी, याद करने की चीज़ थोड़ी है। जीरो जीरो शून्य वो 12 ही होगा, 11 क्या बचा, प्रश्न बचा, 2 से 6 आप जानते हो उस समय प्रपोजल्स हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्य काल का क्या अर्थ है? शून्य काल प्रश्न काल से पहले का होता है क्या? नहीं। प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल होता है क्या? हाँ जी भैया, एकदम से होता है। संसद में शून्यकाल समय को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है, किसको? दोपहर के भोजन के 1 घंटे के लिए वो तो लंच होता है, जब संसद का विशेष सत्र चल रहा हो, ऐसा तो नहीं है कुछ भी। जब राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करता है, इसमें तो या तो वो आर्टिकल 86 से करेगा, 87 से करेगा। अब बच्चों जब आपके सामने विकल्प हो ना, ऑप्शन हो मेरे भाई मेरी बहन, तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करके सोचा करो, आप खुद हो जाओगे। ये सिर्फ पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ मतलब कि एक जॉब पालो। बहुत सारे मूल्यों पर हम बात करते हैं, उनको एक्सेप्ट करना लाइफ में, मैं उम्मीद करूंगा कि आप कल पढ़ाओगे, ये आपकी लाइवलीहुड का सोर्स हो सकता है। आप एक सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड बना के उसको पढ़ा सकते हो कल के लिए। शून्य काल में बता नहीं होता, अनशेड्यूल्ड क्वेश्चंस होते हैं, पता होगा सिर्फ और सिर्फ किसको, एक शर्त है इसमें, किसको पता होगा, महासचिव को पता होगा, महासचिव को। भारत में संसदीय कामकाज के शून्यकाल को कब जोड़ा गया? शून्यकाल 1962 में। एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्न काल में पूछा जाता है जब सदस्य को सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, यूपीएसआई। प्रश्न काल में पूछा जाता है और सदन में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके परिणाम स्वरूप जिस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक भी पूछे जा सकते हैं, तो क्या कहेंगे भैया, तारांकित होगा, सीधी सी बात है। लोकसभा में कितने पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न? 20 पूछे जा सकते हैं। संसद के प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न निम्न में से किस रंग में मुद्रित होते हैं? जो तारांकित है आपका, तो क्या बोलेंगे, ग्रीन कलर का होगा भी, ग्रीन कलर का। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक जवाब देने के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? ईपीओ 2022 में पूछा गया था, पता नहीं ईयर क्यों हटा देते हैं उसका, सब कुछ ही हटा दिया। आज गाइड करूंगा मैं उन्हें, क्या बोलेंगे आपका अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्या होगी? 20 होगी, 20। लेकिन राज्यसभा में कितनी होगी? वो 15 होगी। ओके। भारत की संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एडजॉर्नमेंट मोशन इज। स्थगन क्या होता है? तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा की अनुमति देने के लिए। विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों को जानकारी नहीं दी। अनुदान की मांग, कुछ सदस्यों की ओर से अनुचित या हिंसक व्यवहार की जांच के लिए, तो मंत्री के खिलाफ आएगा, निंदा आएगा, वो तो निंदा आएगा। तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए सीजीएल में पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, कैसे कर पाओगे, नहीं पढ़ोगे तो, पढ़ना होगा ही, इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से पढ़ो। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बिल्कुल देना होगा भाई, 272 लोग ही नहीं रहे तो बहुमत नहीं रहा। इसे लोकसभा में
इसके अपनाने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए।